नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। मौर्य ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। सरकार की गलत नीतियों के चलते दलित, पिछड़ा, किसान, रोजगार नौजवान और सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार दमनात्मक नीति चलती रही, जिससे प्रदेश की जनता को बड़े पैमाने में इसका शिकार होना पड़ा। उचित अवसर पर, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार हमने प्रदेश की जनता का ये पीड़ा नेताओं के सामने रखा भी और बार बार कहने के बावजूद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से उचित अवसर यानी जब निर्वाचन आयोग ने नए जनादेश के लिए अधिसूचना जारी की तो नए फैसले लेने की भी आवश्यकता पड़ी और जिसके क्रम में श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदय को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने हर बातों को उल्लेख करते हुए आज मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सर, अगला सवाल है कि क्या विधायक पद से भी आप इस्तीफा देंगे? स्वाभाविक रूप से आगे देखिए होता है क्या। सर, खबर आ रही है कि अब 2022 विधानसभा चुनाव में आप साइकिल चलाएंगे। अंतिम निर्णय 14 जनवरी को आपके चैनल के माध्यम से शामिल किया जाएगा। सर, अगली बार खबर आ रही है कि आज अमित शाह जी ने आपसे दूरभाष में बात किया है और आपको मनाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी दायित्व सौंपा गया है। इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं किसी भी नेता से न नाराज था न नाराज हूं, सबको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार की जो गलत नीतियां रही हैं समय समय पर उसका विरोध उचित प्लेटफॉर्म पर पहले भी करता रहा। आज वो विरोध मैंने शामिल किया है इस्तीफा। बीजेपी विधायक विनय शाह की बेटी रिया शाह ने वीडियो जारी कर सपा पर निशाना साधा है। विधायक विनय शाह की बेटी रिया शाह का आरोप है कि उनके पिता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर लखनऊ ले जाया गया और उनके अपहरण की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, रिया शाह का आरोप है कि सपा से जुड़े लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं और रिया ने अपने आप को भाजपाई बताया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं आखिरकार रिया शाह का और क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूं कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाह की पुत्री रिया शाह की हूं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाह के व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो हेड अमिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिता, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से रिया शाह ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके पिता की जबरदस्ती गाड़ी में बैठा गया, अपहरण का भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
अमिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? बीजेपी विधायक विनय शाख की बेटी रिया शाख ने वीडियो जारी करके सपा पर निशाना साधा है। विधायक विनय शाख की बेटी रिया शाख का आरोप है कि उनके पिता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर लखनऊ ले जाया गया। तो आइए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि आखिरकार रिया शाख ने वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं। बताना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाख की पुत्री रिया शाख की हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाह के व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वे कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड अमिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई। अमिता, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से विधायक की बेटी ने आरोप लगाए हैं, रिया शाख ने एक वीडियो जारी किया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अमिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती की है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। आपको बताते चले, रिया शाख ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के साथ जबरदस्ती की गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर अखिलेश यादव के प्रचार करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 400 हमारा मोर्चा चुनाव अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गांव की ओर चल करके और गांव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से नहीं, क्या बातें और हुई हैं? ये आप लोग सीटों को लेकर क्या मसौदा तैयार हुआ है? लड़ेगा, आप कितने पे लड़ोगे, ये तय हुआ? ये सब बात हुई होगी। ऐसा तो आप मुस्कुरा रहे हैं, खाली क्या छुपा रहे हैं? भाई 403 सीटों पर तो बता तो रहा हूँ। आपकी पार्टी की मोर्चा 403 पर सुहेल देव पार्टी कितने लड़ेगी? माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा मोर्चा। सुहेल देव पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी सर? ये आपको हम बताएंगे जब हमारे चरण का चुनाव होगा तो। नहीं, पहला दूसरा तो आपका है नहीं, यानी आपको सीट नहीं मिल रही उस चरण में, दोनों चरण में। हम नहीं लड़ेंगे उधर, पहले दूसरे में नहीं लड़ रहे हैं।
अभी कोई सूचना नहीं है, सही बात ये है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे या ऐसे ही ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे? ट्विटर पे हो जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी। अभी लोगों से बात हो गई है, बाकी आप लोगों के सामने गठबंधन में आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे हैं श्री यादव के मांझा सबसे ज्यादा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां मौजूदा बीजेपी विधायक को टिकट न देने की मांग को तेज करते हुए स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं। आपको बताते चले, हमीरपुर 229 राठ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक मनीषा अनुराग को टिकट न देने की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के जरिए मौजूदा विधायक मनीषा अनुराग का बहिष्कार भी किया। मौजूदा बीजेपी विधायक मनीषा अनुराग के 5 साल के कार्यकाल से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने विधायक का जमकर विरोध किया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लखनऊ की एक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय पहुंच करके जमकर कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार किया है। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर किस तरीके से विरोध किया जा रहा है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। विधायक को टिकट ना देने की मांग जो है वो लगातार तेज होती चली जा रही है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मनीषा हटाओ भाजपा बचाओ की ये जो पोस्टर लेकर के कार्यकर्ता खड़े हैं, लगातार वो विरोध प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं और बैनर पोस्टर लेकर के यहां पर बहिष्कार किया गया है। सभा में 229 राठ विधानसभा में कार्यकर्ता पूरी तरीके से असंतुष्ट है मनीषा जी से। इन्होंने जो 5 साल कार्यकाल रहा, इन्होंने गुंडों को माफियों को शरण दी, कार्यकर्ताओं की कहीं कोई मदद नहीं की और बराबर विधायक जी जो मनीषा अनुरागी हैं, इन्होंने कार्यकर्ता की कोई बात नहीं सुनी, अपने मनमाने तरीके से काम किया। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि किसी भी व्यक्ति कोई प्राथमिकता नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों को काम दिया, लाभ दिया, उनकी बातें सुनी। हमारा कार्यकर्ता परेशान रहा भारतीय जनता पार्टी का, किसी की कोई बात नहीं सुनी, अपने तरीके से मनमानी करके इन्होंने काम किया। अगर इनको टिकट देती है पार्टी तो निश्चित से वहाँ से एक सीट खो देगी। अपनी मांगों को लेकर किससे मुलाकात की आपने? हमने आज जो हमारी प्रदेश महामंत्री और बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रभारी हैं प्रियंका सिंह रावत जी, उनसे अपना विषय रखा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित ही हम दूसरे प्रत्याशी का चयन करेंगे। हम लोगों की एक मांग है कि प्रत्याशी चेंज किया जाए। पूरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और तन्मयता से लगा हुआ है, लेकिन प्रत्याशी अगर ये रहेंगे तो दिक्कत है, क्षेत्र में इनके खिलाफ माहौल है। मैं रविंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। तो देखा आपने किस तरीके से बैनर पोस्टर के जरिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विधायक का और लगातार यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड अमिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई। अमिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से विधायक का बैनर पोस्टर लेकर के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाएगा वो तो लगातार इसका विरोध करेंगे, बहिष्कार भी यहाँ पर किया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रदेश कार्यालय पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मनीषा हटाओ भाजपा बचाओ के यहां पर पोस्टर लेकर के कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार किया है। विधायक को टिकट ना देने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। लखनऊ में आपको बताते चले, बीजेपी विधायक को टिकट ना देने की मांग अब तेज हो गई है। आपको बताते चले, स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इसी के मद्देनजर आपको बताते चले, टिकट ना देने की मांग और ज्यादा तेज कर दी है कार्यकर्ताओं ने और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने उनका बहिष्कार किया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चले, हमीरपुर 229 राठ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक मनीषा अनुराग को टिकट नहीं देने की जो मांग है वो लगातार की जा रही। तो वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के जरिए मौजूदा विधायक का जमकर विरोध किया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विधायक का विरोध किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, मौजूदा बीजेपी विधायक मनीषा अनुराग के 5 साल के कार्यकाल से नाराज हैं सभी कार्यकर्ता।
विधानसभा चुनाव से पहले अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में नेता विभिन्न पार्टियों की शरण में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। साथ ही साथ नसीमुद्दीन ने पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि वो कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। वहीं इस मौके पर पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली है और हम पार्टी को मजबूत करने का काम जरूर करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और जो 2022 के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, तो इन चुनाव में पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, हम चौंकाने वाले रिजल्ट आपके सामने, जनता के सामने रखेंगे। आज अगर एक और था, अभी हमारी लिस्ट नहीं तैयार हुई, हमें आज प्रवक्ताओं के जो जिला प्रवक्ता, जिला कोऑर्डिनेटर मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, बहुत कोशिश हो चुकी। मैं समझता हूं कोशिश करने वाले थक गए होंगे। आज भी फोन आया था और मुझे लगता है आज के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेगा। हम कहीं डिगने वाले नहीं हैं। जब तक कांग्रेस ऊपर वाले ने चाहा, तब तक हम दुनिया में, हमारी एक ही इच्छा है कि जब तक हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बन जाए। इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपसे संपर्क नहीं किया। किसका फोन आया था आपके पास? आज फोन आया था, किसका आया था? भाई सब कुछ मत पूछ लीजिए। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कन्वीनर माननीय अंशु जी, माननीय उमा शंकर जी, माननीय सचिन जी, माननीय सिंह साहब, प्रदीप जी, मौर्य जी का फोन नहीं आया था। मौर्य जी से मैं खुद मिला, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। वो किसी पार्टी में रहे, हम मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। हमारा पारिवारिक संबंध है, बना रहेगा। जी देखिए साहब, ये करीब 6 महीने से यही चल रहा है, लगातार चल रहा है। किस किस का बताऊं? सर, ये हमारे जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है जी, ये संगठन में काम करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? इनकी कैपेसिटी के ऊपर, उनकी मर्जी के ऊपर है। नहीं, पार्टी क्या डिसाइड करेगी सर? मैंने कहा इनकी कैपेसिटी कैसे देखेंगे? इनकी क्षमता देखेंगे और इनकी मर्जी देखेंगे, दोनों चीज देखी जाएगी ना। और थोड़ी बहुत क्षमता तो हमने अभी देखी थी। जी साथियों की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है और जल्दी ही हम आपके बीच में ज्वाइनिंग के नाम पे बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन लंबी रेस के लिए पहले धीरे धीरे चलना होता है, बाद में स्पीड बढ़ाई जाती है। तो स्पीड बढ़ाना हमने शुरू कर दिया है। आपने प्रेस मीडिया में भी सेंध लगाना शुरू कर दी है। कुछ पहले भी किया था और आज भी हमने सेंध लगाई है। आप जानते हैं कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपके बीच में सुश्री निदा अहमद जी बैठी हुई हैं। हौसलों से तकदीर को बदल देती है। और हाँ, मैं औरत हूँ। सुन लो समाज वालों, मैं औरत हूँ और मैं इतना हौसला रखती हूँ कि अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। न सिर्फ अपनी तकदीर बदलूंगी, बल्कि जितने भी समाज में महिलाएं हैं उनको भी मैं जागरूक करूंगी इस चीज के लिए कि आप आगे आइए और अपने हक को समझिए, पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। क्योंकि आपके अंदर तो इतनी ताकत है कि आप एक मर्द को पैदा करती हैं। तो हमसे कोई भी किसी भी तरह की इस उम्मीद ना करे कि ना हमें हल्के में लेने की कोशिश करे कि आधी आबादी की जंग तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने लड़ी, लेकिन इस बार ये जंग कुछ अलग है, खास है। और वजह यही है कि हमारा अपमान कभी मत करना, क्योंकि हमारे बल पे जग चलता है। और यही वजह है कि एक मर्द भी हमारी कोख से जन्म लेकर हमारी ही गोद में पलता है, तो हमारी ताकत का अंदाजा आपको होगा कि कितनी है। और इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। रजा अहमद साहब ये भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दोनों
और इनके साथ जो भी लोग आए हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में उनको अपेक्षाकृत। इतनी देर से मैं यहाँ पर एक ही बात कह रही हूँ कि लड़कियों को बढ़ाने के लिए जिसको हर कोई दबाने में लगा रहता है, बस यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि खुद एक लड़की हूँ तो शायद चाहूंगी कि आधी आबादी जो है मेरी तरह आगे बढ़े और आगे आए। देखिए, ऐसा है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीसीसी में मेरे द्वारा किया जा रहा, आपकी इस बात का जवाब अपने आप मिल गया कि मैं कहाँ हूं, कहाँ रहूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। रह गई बात जाने न जाने की, एक नहीं, सपा नहीं, कई जगह से बुलावे आए, लोग घर आए, बातचीत की। देखिए, मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूं, चाहे वो सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे बसपा के हों। 8-10 विधायकों को लेके जा रहे हैं सपा भी, जैसा वो कह रहे हैं, तो आपसे संपर्क नहीं किया उन्होंने? मेरी परसों भी उनके साथ बैठक हुई थी। आपसे मैंने कहा, मैं पूछ लिया तो बता देता हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए। हम लोग परसों बैठे थे। हमारा उनका पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुझसे उम्र में बड़े, बहुजन समाज पार्टी में भले ही वो मुझसे बाद में आए, क्योंकि जब पार्टी नहीं बनी थी बहुजन समाज पार्टी, तब से मैं मिशन में एक बाम सेठ में मैं काम कर रहा था। पार्टी बनी 1984 में, मैं काम कर रहा था 1983 से, ये आए हैं 1996 में। लेकिन राजनीति में ये मुझसे सीनियर है, मुझसे बड़े हैं। मेरा उनका भाई का रिश्ता है, छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। उनकी पत्नी जो है मेरी भाभी है। मेरी पत्नी के और उनसे पारिवारिक संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है। अब हमारी क्या बात हुई, कैसे बात हुई, कहां बात हुई, आगे भी होगी, आज भी होगी, अब उसको रहने दीजिए। सर, मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती निदा अहमद जी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता आपके द्वारा प्रदान की जाए। श्री नजीमुद्दीन साहब के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता श्रीमती निदा अहमद जी, अशोक और श्री रजा अहमद जी, आप भी आइए, आपका स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुनीता जी निदा अहमद जी को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। आगे आप इधर आइए। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि रजा अहमद साहब को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। आप दोनों लोग इधर बीच में आइए, इधर आगे आ जाइए थोड़ा, आइए भाई। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जहां बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में कोरोना का कहर जारी है। यूपी में 10,520 मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक हुए। तो यूपी में कोरोना के कुल 17.5 केस आए। आपको बताते चले, यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में यूपी में 10,520 मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आए। तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और लगातार नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है। कोरोना को मात हम तभी दे सकते हैं जब हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो प्रशासन भी लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। आपको बताते चलें, यूपी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जहां एक तरफ ओमिक्रॉन लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, तो अगर हम बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना के भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी। यूपी में कोरोना का कहर जारी। यूपी में 10,520 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक हुए। तो यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी। यूपी में 10,520 मामले सामने आए। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक हुए। यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में जारी कोरोना का कहर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है।
यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी, 10,520 मामले आए सामने। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक हुए। यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं अब तक। एक दिन में 543 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी में जारी कोरोना का कहर। एक दिन में 543 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के कुल 17.5 लाख मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 22,932 लोगों की मौत हो चुकी है, तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार की भी रक्षा कर सकें। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करना है और अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सावधानी से ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। गाइडलाइंस का पालन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी लगातार पैर पसारना शुरू कर दिया है। यूपी में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। 10,520 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 543 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना के जो कुल केस हैं वो 17.5 लाख पहुंच गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो हेड अमिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिता, लखनऊ में यूपी की अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ओमिक्रॉन ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, कोरोना के नए मामले काफी आए हैं। करीब 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखें तो 11,089 नए मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं, जिनमें जो 24 घंटों में जो प्रदेश का आंकड़ा रहा है, कुल सैंपल जो जांच की गई थी वो 2,05,309 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें 11,089 नए मामले हैं। तो अब तक उत्तर प्रदेश में जो है वो 9 करोड़ से ऊपर, 9.5 करोड़ से ऊपर सैंपलिंग की गई है, RT-PCR की जांच की गई है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना के केस है वो 44,466 केस एक्टिव केस हैं। बिल्कुल अमिता, करीब बिल्कुल, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो डरा देने वाली है। लोग अभी भी लगातार लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रशासन एक तरफ लगातार सबसे अपील कर रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों की जो लापरवाही है अमिता, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल, ये जो एक्टिव मामले हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि लोगों ने कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से ना तो कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब रह गया है। और ये हर जगह पे देखने को मिल रहा है। अभी जैसे चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम भी पार्टी कार्यालयों में देखिए ना तो 80% लोग बिना मास्क के ही दिखेंगे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा आने वाले टाइम में फरवरी से मार्च के बीच में लोगों को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल अमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। रुक कर लेते हैं अगली खबर को। कोविड-19 संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर उतरे हैं। जिलाधिकारी खुद फील्ड पर निकल करके होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ जहां कमी नजर आ रही है वहां पर फटकार भी लगाई जा रही है। नगर निगम की लापरवाही पर डीएम अभिषेक प्रकाश भड़कते हुए नजर आए। कोविड कमांड सेंटर हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर न लगाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। साथ ही साथ डीएम ने नगर आयुक्त और एसडीएम सदर को सस्पेंड करने को कहा है। के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ RWA के माध्यम से कोविड हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं तत्काल प्रभाव से उनको सरकारी फ्री दवा दी जा रही है और साथ ही साथ
उन लोगों को प्रतिदिन कमांड सेंटर से भी कॉल किया जाता है, उनकी तबीयत भी जानी जाती है, सैनिटाइजेशन प्रतिदिन सुनिश्चित कराया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन जो मानक के अनुरूप है नगर निगम के द्वारा, और यही निर्देश है सभी। हजरतगंज में सोमवार सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बीते सोमवार सुबह परिवहन बस का एक्सीडेंट हो गया। अचानक से परिवहन बस हजरतगंज इलाके के बोटेनिकल गार्डन के पास डिवाइडर से जा टकराती है। इस हादसे में बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।